मुझ बंद होने से, टैरिफ लगाने से क्या असर पड़ेगा। लेकिन जब ये ऐलान किया था अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने, तो उन्होंने एक और खास ऐलान किया था। वो ऐलान किया था मिडिल ईस्ट के देशों को लेकर के, जहां पे उनके अलग अलग एयरबेस है अमेरिका के। तो इन्होंने कहा कि हमने एयरबेस लगाया है उन देशों की सुरक्षा करने के लिए, और इसलिए उनको हमें टैक्स देना चाहिए क्योंकि हम उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। और अब जाकर के बयान आया है राष्ट्रपति ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर अभी कुछ मिनटों पहले। वो कह रहे हैं कि मध्य पूर्व के नेताओं के साथ, यानी मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई है। ये बातचीत बेहद सकारात्मक हुई है, और बातचीत के बाद इन्होंने ये तय किया है कि यूएस ने जो प्रपोजल रखा था 20% रिइंबर्समेंट शुल्क को, उसको अब वापस ले रहा है, और उसकी जगह अब खाड़ी के देशों के साथ व्यापार और निवेश समझौते किए जाएंगे। और ये निवेश बड़े होंगे, खाड़ी के देशों के लिए, उनके भविष्य के लिहाज से अत्यंत लाभकारी साबित होंगे। तो ठीक है, ये तो बड़ी राहत मिल गई जी, उन देशों से पैसा वैसा नहीं लेंगे, रिइंबर्समेंट शुल्क नहीं लेंगे, लेकिन निवेश से जुड़े बड़े समझौते होंगे। ये क्या इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है एम्बेसडर दयाल? देखिए, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके जो टेंशन हैं, ये आसानी से खत्म होने वाले नहीं है। और आपने सही कहा था, ऑल्टरनेटिव रूट्स की बात हो रही है। अब अगर आप सीरिया के थ्रू पाइपलाइन बनाएंगे, तो पहली बात तो सीरिया में बहुत इंस्टेबिलिटी है, लेकिन वो पाइपलाइन तो यूरोपियन कंट्रीज के लिए है। सीरिया से होकर गैस या ऑयल भारत आए, कैसे आएगा? हमारे इंटरेस्ट में ये है कि जैसा हम यूएई के साथ बात कर रहे हैं, यूएई और ओमान के साथ काम कर रहे हैं, कि जो ये पाइपलाइन है थ्रू यूएई क्रॉसिंग ओमान इनटू रेड सी, हमारे लिए सबसे अच्छा वही है। और सर्टेनली इस बात पे गौर किया जा रहा है, क्योंकि आज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाता है, कल क्या होगा किसने जाना। क्योंकि एक बार तो ये समझ में आ गई है लोगों को ये बात, ये बहुत ही डेलिकेट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, और इसको कंट्रोल करके नाक में दम किया जा सकता है। ईरान ने वही किया, ईरान की स्ट्रेटेजी इसी पर। तो हमको ऑल्टरनेटिव रूट देखने होंगे। हम कभी भी अब इस तरह से नहीं सोच सकते कि यही रूट हम आगे ले रहे, इन्हीं कंट्रीज से हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लाई देखने होंगे, और उसी पे काम हो रहा है। नरेश कौशिक साहब, पहले मिडिल ईस्ट के देशों पर टैक्स लगाने की बात कहना, फिर कहना कि हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, और अब कह रहे हैं टैक्स नहीं, इन्वेस्टमेंट समझौता करेंगे, यानी आप आकर के हमारे देश में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करिए, इसके लिए आपको एक तरह से समझौता क्या करना, फोर्स करना कि हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, इसके बदले आप हमारा इन्वेस्टमेंट करिए। तो इस पूरे मिडिल ईस्ट में जो अब तक इक्वेशन था, आपको लगता है इक्वेशन बदलेगा? मिडिल ईस्ट के देश जो हैं वो अब अमेरिका से अलग हट के कहीं और देखना शुरू करेंगे? इक्वेशन तो ऑलरेडी बदल चुके हैं और बदल रहे हैं तेजी से, क्योंकि अमेरिका और ईरान की इस लड़ाई में एक बात वहां खाड़ी के देशों में साफ हो गई है कि अमेरिका के जो बेसेस हैं, अमेरिका के जो अड्डे हैं उनके देशों में, वो उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे। उन अड्डों की ही वजह से ईरान वहां हमले कर रहा है, और उसके चक्कर में बहुत सारे सिविलियंस पर और इन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ है। तो इसलिए वहां पर पहले से ही गठबंधन बन रहे हैं। एक गठबंधन तो हमें दिख रहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, ये देश हैं। एक तरफ भारत, यूएई और इजराइल है, और बहरीन है। तो इस तरह से बन रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि इनको ये कहे कि भाई आप। अब ट्रंप को दरअसल ये सोचना होगा कि आप इन्हें अगर सुरक्षा नहीं दे सकते तो आपको ये क्यों पैसे देंगे। ये टोल की बात तो देखिए, हॉल साहब ने कुछ देर पहले कही थी कि इस पर कोई अमेरिका में ही कोई उनको सीरियसली नहीं ले रहा, तो वो तो देखिए उन्होंने एक जिसे ताश की बाजी में एक उन्होंने बाजी लगाने की कोशिश की थी, एक पत्ता फेंका था, उसका कोई असर नहीं हुआ, तो वही हुआ है कि वो उनको वापस लेना पड़ा, और अब वो फिर से उसको दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि वो मूलतः व्यापारी हैं, तो एक वो निवेश वाली बात कर रहे हैं। सच बात यह है कि पिछले साल जब ट्रंप गए थे खाड़ी के देशों में अपना चुनाव जीतने के बाद में, नए सिरे से सत्ता में आने के बाद में, तो कोई $2 ट्रिलियन से ज्यादा के समझौते
और अमेरिका में निवेश करने की गारंटी इन लोगों ने दी थी। अब वो समझौते बिल्कुल खटाई में पड़ गए हैं। अब इन देशों के पास में पैसा ही नहीं है अमेरिका में निवेश करने के लिए। तो जो पहले वाले ही जो समझौते थे वही कारगर नहीं होते दिख रहे, तो नए निवेश समझौते की क्या तुक है, मुझे तो नहीं दिखती। और सच्ची बात यह है कि ईरान का जो दबदबा जी इस क्षेत्र में जो आया है, इन देशों को लगता है कि हमें देर सवेर ईरान से संबंध सुधारने होंगे। और जो कुछ समय पहले तक लग रहा बजाय था कि कि अमेरिका पर अमेरिका निर्भर एक यहाँ पर रहना होगा। रहना, देखिए बिल्कुल, बिल्कुल तो समय नहीं हट कमीशन बीच सकते में आप, रोक रहा हूँ। क्योंकि विकल्प हाँ नहीं है आपके पास में। लेकिन जो पहले अमेरिका जो इजराइल का एक ग्रेटर इजराइल की बात करता था, वो तो बात पीछे छूट गई है। तो ईरान ये एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है, और इन देशों को अब उस तरह से समझना होगा कि आगे अमेरिका के साथ संबंध कैसे रखते हैं। कैसे रखें। रविंद्र सचदेव साहब, दो चीजें। ईरान हमला किया, अमेरिका उनको बचा नहीं पाया। उनके एयरबेस पे ईरान ने हमला कर दिया, मिडिल ईस्ट के देशों पे अमेरिका खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाया। अब अमेरिका कह रहा है कि हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, इसके एवज में आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए। क्या इनकी इस बार्गेन नीति को मिडिल ईस्ट के देश मानेंगे, या फिर जैसा कि अभी नरेश कौशिक साहब कह रहे थे कि अमेरिका से थोड़ा सा दूरी बढ़ाते बढ़ाते ईरान की तरफ जाएंगे, नए पार्टनर तलाशेंगे? एडजस्ट करेंगे। आज की दुनिया एडजस्ट करनी की, सबको पता है अमेरिका सुपर पावर है, जो भी को ट्रम्प जैसा भी है, पर सुपर पावर तो एडजस्ट करेंगे। बट मैं एक बिगर आपको पॉइंट देता हूं अबाउट दिस होल मैरीटाइम इंश्योरेंस थिंग। सबसे बड़ा लेसन चाइना ने क्या लिया है इस हॉर्मुजी जंग से? चाइना की स्टेट ने अपनी प्राइवेट अपनी शिपिंग इंश्योरेंस कंपनीज खड़ी कर दी है। आप समझ रहे हैं हो क्या रहा है? क्योंकि वॉर जोन है, वॉर जोन में शिप को इंश्योरेंस मिलती नहीं है लॉयड से या वेस्टर्न किसी भी एजेंसी से, तो वो शिप कहती है, शिप का मालिक कहता है भैया मैं क्यों जाऊं। हमें क्या करना चाहिए भारत को, हमारी LIC को या किसी और को और इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके एक शिप इंश्योरेंस लार्ज कंपनी खड़ी करनी चाहिए। चाइना का सबसे बड़ा लेसन ये है उनके रिसर्च में इस समय इस वॉर को देख के, कि कल को इन्होंने अगर ताइवान स्ट्रेट पे लफड़ा झफड़ा हो गया, बमबारी हो गई, तो चाइना के जो इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट तो छोड़ो, इंपोर्ट खाना चाहिए, तेल चाहिए, आ नहीं रहा है, क्योंकि लॉयड्स की इंश्योरेंस उन शिप को इंश्योर कर नहीं रही है। तो चाइनीज आर नाउ सेटिंग अप देयर सेटअप, दे हैव सेट अप इंश्योरेंस ये बड़ा कंपनीज। इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आपने यहाँ पे उठाया है। हाँ, सुभाष कुमार जी, ये कितना फिजिबल है? शायद ये एकदम तो संभव ना हो, ये शायद ये एकदम तो संभव ना हो, बट मेरे ख्याल मीडियम टर्म में इस चीज पे हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज भी जब इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू भी, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है उनके थ्रू भी इंश्योरेंस लेते हैं, जैसे PSUs में ही लेते हैं, तो उनको भी वो रिस्क प्लेस करना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट में, बिकॉज वो उनकी बैलेंस शीट उस काबिल नहीं है या उतनी बड़ी नहीं है कि वो पूरा उसको रिस्क को रिटेन कर पाए, और एज ए स्ट्रेटेजी वो करते हैं। पर आई थिंक ये एक बहुत बड़ा झटका है, और जो वैश्वीकरण का एक दौर था उसके लिए पूरा रिवर्सल है इन ए वे। ये सदा ही याद इस चीज के लिए किया जाएगा कि किसी भी देश को अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए इंटरनली ही कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ये बहुत अलग बात है जो हम लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे, ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमीज की बात करते थे। ये बहुत ही रिस्की सा एक ट्रेंड शुरू हुआ है, ये कहाँ रुकेगा पता नहीं। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि अपनी इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना इज द फर्स्ट लेसन वी शुड लर्न, एंड वी शुड डिपेंड ऑन आवर कंपनीज एंड स्ट्रेंथन देम। तो ऐसे में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों को प्राइवेटाइज करने वाला जो प्रपोजल था, मुझे लगता है सरकार अब बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी नहीं, चूंकि अब समझ में आ गया कि कितना स्ट्रेटजिक है देश की सुरक्षा के लिए और बाकी चीजों के लिए। शिपिंग इंश्योरेंस, समय कम है हमारे पास।
हाँ, शिपिंग इंश्योरेंस, बिल्कुल। धीरज कौल साहब, एक अंतिम सवाल, समय कम है, कि मिड टर्म इलेक्शन की वजह से ट्रंप थोड़े से नरम पड़ जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन नरम पड़ते दिख रहे हैं क्या, या फिर उनको अब डर नहीं है? जी, वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि आउटकम्स तो जब आप ग्राउंड पे वोटर्स से मिलते हैं तो क्लियरली दिखते हैं पोल्स में। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और अब उन्हें एक पॉजिटिव न्यूज़ की ज़रूरत है, जो प्रॉब्ली सीज़ फायर हो, एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आएगी। मैं क्विकली एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि चाइना सिर्फ इंश्योरेंस में आगे नहीं है। जब अमेरिका सो रहा था और यूरोप सो रहे थे, तो चाइना वर्ल्ड की 71% शिप बिल्डिंग ओन करता है, और फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो 83% जो फ्यूचर ऑर्डर्स हैं वो चाइना के हैं। मिलियंस ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और ट्रम्प जो दूसरी बारी जीत के आए, उन्होंने इस एरिया पे हिट करने की कोशिश की है कि हम अपने इंडिजिनस शिप बनाए, हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं। और चाइना की दो बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज, जिसमें चाइना पीएनआई सीपीआई है, एक और है कैप्टिव एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, उसका अब एक्सपोजर अमेरिकन इक्विटीज और डेब्ट मार्केट में दिखता है हमें। तो दिस इज वेरी अपकमिंग फील्ड। मुझे लगता है भारत में भी शिप बिल्डिंग पे बहुत काम हो सकता है, स्पेशली हमारे पास जो ओशियन एक्सपोजर है, कोस्ट लाइन है, उसको देखते हुए। तो यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब्स इन दैट एरिया एज वेल, और अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस भी आप उससे कर सकते हैं, क्योंकि आज भी भारत काफी हद तक निर्भर है ऑयल टैंकर्स के ऊपर, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। हालांकि पूरे हालात काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, हर दिन एक नए परत खुल रहे हैं, नए समीकरण बन रहे हैं। तो मुझे लगता है हम लोग जो चर्चा किए वो आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल समय खत्म हो चुका है। आप सही मेहमानों ने अपना कीमती समय दिया हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।